जिसको इस सिस्टम में मार्केटिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। और यही वो प्लान है जिसको सीख करके आज हिंदुस्तान में बहुत सारे वैसे डिस्ट्रीब्यूटर साथी हैं जिन्होंने 100 करोड़ तक का रुपया कमाने का कोरम पूरा किया है, 100 करोड़ तक कमाया है और अरबपति फर्म भी बने हैं इस बिजनेस में इसी प्लान के ताकत से। और मैं चाहता हूं कि जिस प्लान के ताकत से वो अरबपति बने, वही प्लान के ताकत से आप सभी लोग अरबपति बने और आपके जीवन में खुशहाली आए। सुजीत सर आ गए हैं और मैं चाहूंगा कि एक बार शानदार ताली से सुजीत सर का स्वागत करेंगे। एक बार शानदार ताली। साथियों, आज से लगभग 40 बरस पहले 1980 का दशक था और उस दशक में कुछ अर्थशास्त्री यह कहा करते थे कि एक प्लास्टिक का कार्ड होगा और उस कार्ड पर ऐसा बैंक आपको मिलेगा, ऐसा संस्था मिलेगा जहां पे बैंक के एम्प्लॉय नहीं रहेंगे, एक मशीन रहेगा और उस मशीन में आप उस प्लास्टिक के टुकड़े को जब डालिएगा तो वहां से पैसा मिलेगा। जब 1980 के दशक में जब लोग बोला करते थे और दक्षिण एशिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री जब इस चीज को परिकल्पित करते थे कि दक्षिण एशिया के जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं, चाइना है, बर्मा है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो वहाँ पे एक प्लास्टिक का कार्ड होगा और प्लास्टिक के कार्ड को जब लोग जाएंगे और एक मशीन होगा, वहाँ पे लोग नहीं होंगे और जब वो कार्ड आप डालेंगे तो वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। तो बहुत सारे लोग हंसते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। कई बार इंटरव्यू में भी बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री जब आने वाले समय को परिकल्पित करते थे तो उनके बारे में भी ऐसा बोला जाता था। यस या नो? यस। और लगभग हमको जहाँ तक याद है कि जब माननीय श्रद्धेय हमारे दूरसंचार मंत्री उस समय रामविलास पासवान जी हुआ करते थे, तो वो जब बोला करते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारे गांव की महिलाएं जो जानवर को चारा खिलाएगी और मोबाइल निकालेगी बैग से और बोलेगी बेटा आप कैसे हो, उसमें तार लगा हुआ नहीं रहेगा, एक छोटा सा मशीन होगा। और वो यहाँ तक ही बोलते थे कि केला के पेड़ में भी हम रिसीवर टांग देंगे, तो उस समय भी लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे कि ऐसा इस हिंदुस्तान में इतना जल्दी होने वाला नहीं है। परिणाम आज सबके सामने में है। आज हमको लगता है कि यहाँ पर मौजूद लगभग 80% लोगों के पास बैंक का एटीएम है और 99% लोगों के पास अपना मोबाइल फोन है। उसमें वायर है क्या? तो ये उस समय के लोग कहा करते थे। और आज जो आपके बीच होने वाला है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। आज इस बेगूसराय की धरती पर आज आप डेट को नोट कर लेंगे, 23/1/2020। मैं आज कह देता हूं इस मार्केटिंग प्लान के माध्यम से कि आने वाले समय में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर जिला में 10 करोड़ 20 करोड़ कमाने वाले जो लोगों की संख्या होगी 2025 तक, वो लगभग सैकड़ों के तादाद में होगा। और इस बेगूसराय का सबसे महंगा और सबसे लग्जरियस गाड़ी आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो आज डेट नोट कर लीजिएगा, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो आरसीएम बिजनेस है ये टाइकून है। आज के डेट में आरसीएम बिजनेस के पास सबसे सस्ता प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा डिलीवरी सेंटर, सबसे अच्छे अपलाइन और इसके जो निदेशक हैं माननीय टीसी छाबड़ा सर, एक बार उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इनसे बढ़िया निदेशक आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बड़ी तैयारी के साथ आरसीएम आई है, लेकिन इसका लाभ उठाएगा कौन? जो टिकेगा वही लाभ उठाएगा। इसके लिए आपका कमिटमेंट लेवल बड़ा होना चाहिए। क्योंकि मैं जो मार्केटिंग प्लान आपको दिखाऊंगा ये एक कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट को आपको अपनाना होगा। लेकिन ये कंसेप्ट अपनाएगा कौन? ये कंसेप्ट किसके अंदर जाएगा? जिसके पास कमिटमेंट लेवल ज्यादा रहेगा। वही कमिटमेंट लेवल होगा जो एक समय में 1971 की लड़ाई में लोगोवाला के सेक्टर में कुलदीप सिंह चांदपुरी ने किया। बहुत कम लोग होते हैं जिनका कमिटमेंट लेवल हाई होता है। वो आरसीएम बिजनेस तो करते हैं लेकिन उनके सामने में वो लोगों से करियर का कमिटमेंट करते हैं कि ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप रेगुलर अगर संघर्ष करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छा करियर मिलेगा। लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो इधर उधर भी ताक झांक करना शुरू कर देते हैं। करते हैं नहीं करते? yes. लेकिन अगर आपका कमिटमेंट लेवल हाई लेवल का कमिटमेंट लेवल है, आप लड़ने का जज्बा रखते हैं, टिकने
जज्बा रखते हैं तो आरसीएम बिजनेस का मजबूत से मजबूत सफलता आपका कदम चूमेगी, ये मेरा विश्वास। और आज जो हम कंसेप्ट आपके सामने में रखने जा रहे हैं, ये कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान है और इसी प्लान को समझ के, इसी प्लान को अपने अंदर समाहित करके आज हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना तकदीर बदला है और आज आप सबों के तकदीर को बदलने की बारी है। मैं टू द पॉइंट आता हूं। आरसीएम का मतलब होता है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, यानी बाजार करने का सही तरीका, और बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। यस या नो? यस। बहुत कम लोग बोल रहे हैं। आरसीएम का मतलब होता है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग और बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। यस या नो? यस। तो आरसीएम बोलती है कि मेरे पास बाजार करने का सही तरीका है, मेरे पास एक ऐसा मार्केटिंग का सिस्टम है जिसके माध्यम से हम राइट कंसेप्ट का थ्योरी मार्केट में दे सकते हैं, लोगों को लाभ दे सकते हैं। लेकिन आरसीएम के पास अगर राइट कंसेप्ट है तो मार्केट में एक व्यवस्था चल पड़ी है, उसको ट्रेडिशनल बिजनेस के नाम से लोग जानते हैं, यानी परंपरागत बाजार व्यवस्था, और ये सदियों से हमारे समाज में बनी हुई है, चलती आ रही है। और इस ट्रेडिशनल बाजार व्यवस्था में दो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, कंपनी और कस्टमर। कस्टमर कभी भी उसके जरूरत का जो सामान होता है, जब लोग कहीं ना कहीं से जॉब के माध्यम से, खेती के माध्यम से जब पैसा कमाते हैं, बिजनेस के माध्यम से जब पैसा कमाते हैं, तो एक कस्टमर की हैसियत से बाजार में जाते हैं प्रोडक्ट लेने, और जब वो जाते हैं प्रोडक्ट लेने तो वहाँ पे एक अद्भुत घटना घटती है। वहाँ पे जब वो जाते हैं तो वो बगल के दुकानदार रिटेलर से जाते हैं। क्या ये रिटेलर अपने घर में प्रोडक्ट को बनाता है? नो, नहीं बनाता है। ये रिटेलर जो हमारे सोसाइटी के अभिन्न अंग होते हैं, जो भारत की रीढ़ माना जाए, रिटेलर्स जो आगे प्रोडक्ट को फॉरवर्ड करते हैं कस्टमर तक, वो अपने घर में प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, वो लाते हैं बगल के थोक विक्रेता से, जिसको होलसेलर बोला जाता है, थोक विक्रेता। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो थोक विक्रेता होते हैं, क्या ये अपने घर में प्रोडक्ट बनाते हैं? नो। जब ये भी अपने घर में प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं तो ये बगल के स्टॉक पॉइंट से लेते हैं, जिसको डीडी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कहा जाता है कि वो जिले लेवल पर उस कंपनी के प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन का जिम्मेदारी संभालता है। यस या नो? कहीं कहीं देखा जाता है कि एक ही कंपनी के 4-4 स्टॉक पॉइंट एक जिला में है। ये पोटेंशियल के आधार पर तय होता है और वहाँ से व्यापार की प्रक्रिया चलती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो जिले के जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, क्या ये अपने घर में प्रोडक्ट बनाते हैं? नो। घर में प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं? नो। तो जब ये भी नहीं बनाते हैं तो ये लेते हैं राज्य स्तरीय एजेंट से, जिसको सीएनएफ बोला जाता है। ये सीएनएफ एजेंट जो होते हैं, ये उस कंपनी के वफादार लोग होते हैं। ये सीएनएफ, जैसे बंगाल में भी सीएनएफ होंगे, बिहार में भी सीएनएफ होंगे, दिल्ली में भी सीएनएफ होंगे, कर्नाटक में भी सीएनएफ होंगे, और कहीं कहीं देखा गया है रेयर केस में एक ही कंपनी के 2-2, 3-3 सीएनएफ होते हैं। जब वहां पे ट्रांजैक्शन का दौर बड़ा हो जाता है तो CNF1 और CNF2 भी बनाया जाता है। यस या नो? यस। जैसे मैं आपको बता दूं, तो किसी कंपनी का नाम नहीं लेना है, लेकिन मैं आपको बस इतना ही बता दूं कि लगभग बिहार में मैं आपको बता दूं कि 10 ऐसी FMCG कंपनी है जिसका 3 से 4 CNF आज के डेट में बिहार में मौजूद है। ये परंपरागत बाजार व्यवस्था का स्वरूप है। लेकिन सीएनएफ जब कंपनी से प्रोडक्ट लेता है तो सीएनएफ का डिमांड होता है कि मार्केट में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने टर्नओवर को बढ़ाने के लिए हमको ब्रांडिंग अच्छा चाहिए। कंपनी वहां मजबूर होती है और यहाँ पे प्रचार का दौर शुरू हो जाता है, जिसको ऐड के नाम से जाना जाता है। एक सर्वे है, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का सर्वे है कि हिंदुस्तान में जो ये ऐड का रेशियो है क्या। कहीं कहीं कुछ ऐसे भी प्रचारक होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करते हैं, लेकिन एक रेशियो है कि 0% से लेकर के 27% तक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का सिर्फ ऐड पे खर्च किया जाता है। यस या नो? यस। ये ट्रेडिशनल बाजार व्यवस्था है। यहाँ पे देखा गया है कि अगर 5 रुपए का कोई प्रोडक्ट अगर कंपनी बनाती है और अगर ये सभी लोग अगर एवरेज लिया जाए, अगर 1-1 रुपया भी लेते हैं, तो हमारे कस्टमर के पास आते आते ये प्रोडक्ट 10 रुपया में मिलता है। यस या नो? यस। या 5 का
और ये सभी समाज सुधारक है क्या? नहीं सर। देखिए बहुत कम लोग बोल रहे हैं, हमारा साथ दीजिए आप लोग, क्योंकि आपको जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं, अगर इस कंसेप्ट को आपने अपने अंदर ले लिया तो निश्चित ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये 5 का सामान हमको 10 में मिलता है, बीच में 5 रुपया एक्सपेंसेस होता है अब 5 का सामान हमको 10 रुपए में मिलता है। अगर इस व्यवस्था से अगर कंपनी को हटा दिया जाए तो व्यवस्था चलेगी? अगर इस व्यवस्था से अगर कस्टमर को हटा दिया जाए और बाकी लोग रहेंगे तो ये व्यवस्था चलेगी? नहीं चलेगी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो इस व्यवस्था से अगर कंपनी को हटा दिया जाए तो ये व्यवस्था नहीं चलेगी, और इससे अगर कस्टमर को हटा दिया जाए तो व्यवस्था भी नहीं चलेगी। यस या नो? यानी इस परंपरागत बाजार व्यवस्था में ये जो 2 पिलर्स हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आरसीएम बिजनेस ने क्या किया कि कंपनी को बोला कि हम प्रोडक्ट लेकर के आएंगे, बीच में एक पीयूसी खोला गया और कस्टमर को पीयूसी से जोड़ दिया गया, और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर जो कस्टमर यहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे उनको डायरेक्ट सेलर बना दिया गया, और ये बीच में जो 45% पैसा एक्सपेंसेस होता था वही 45% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को परफॉर्मेंस के हिसाब से वापस कर दिया जाए। दोस्तों इसी बिजनेस का नाम आरसीएम बिजनेस है। आरसीएम में आपको कुछ नया नहीं करना है, आप पहले भी कस्टमर थे और आने वाले समय में जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे तब तक कस्टमर की हैसियत से रहेंगे, और जब आप इस दुनिया से चले भी जाएंगे तो जाने के बाद भी आप कस्टमर रहेंगे, क्योंकि आपके वजह से कहीं ना कहीं किसी दुकानदार का कफन बिकेगा। यस या नो? यानी जब इंसान धरती पर आता है और जाता है तब तक वो कस्टमर रहता है। फर्क यही है कि आप यहाँ से प्रोडक्ट लेते थे, रिटेलर बंधु यहाँ से प्रोडक्ट लेते थे, अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको डायरेक्ट सेलर बना दिया जाता है, और ये जो बीच का जो पैसा है ये परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको वापस कर दिया जाता है।